हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद प्रेप सीएसआर नेट एंड गेट। मेरा नाम वंशिका राठी है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे किसी भी अमाइनो एसिड के ऊपर या किसी भी पेप्टाइड के ऊपर चार्ज कैलकुलेशन किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को एमएससी के अंदर भी प्रॉब्लम देते हैं और अगर कोई बीएससी कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री उसका मेजर्स है, तो बेटा वहां पे भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड अगर सीएसआर नेट की प्रिपरेशन या गेट की या फिर किसी और डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, तो ये इम्पोर्टेंट ये टॉपिक जो है ये हर एक एग्जामिनेशन, बीएससी, एमएससी या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सबके लिए इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे पास अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं बेटा? देखो, सबसे पहले हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर वी हैव, एक सेकेंड, हाँ जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग करने वाले हैं चार्ज कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑन अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स। ऑल राइट। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स आते हैं, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर भी बेटा जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन कौन है, उससे देखने से पहले हमें अमाइनो एसिड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कैसे? हमारे पास अमाइनो एसिड के अंदर एक सी अल्फा ग्रुप आता है। ये जो सी अल्फा कार्बन है, इस कार्बन के साथ में 4 कोवेलेंट बॉन्डेड आपके ग्रुप्स रहते हैं। एक आप लोगों का हाइड्रोजन ग्रुप रहता है, एक आप लोगों का कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों का प्रेजेंट रहता है, एक आप लोगों का बेटा यहाँ पर प्रेजेंट रहता है अमीनो ग्रुप, दिस इज योर अमीनो ग्रुप, और एक रहता है आर ग्रुप। अब ये जो आर ग्रुप है ये सबके अंदर डिफरेंट रहता है, जितने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं सबके अंदर बेटा ये डिफरेंट आप लोगों का रहता है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं सब इसी तरीके के दिखाई देते हैं, एक्सेप्ट जो आर ग्रुप है आप लोगों का डिफरेंट है। तो सबके पास जो अल्फा कार्बन है उसी से जुड़ा हुआ अमीनो ग्रुप है और उसी से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इस तरीके के अमाइनो एसिड को बोला जाता है अल्फा अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ ही अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जितने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो कैसे हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। और क्योंकि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक अमीनो ग्रुप है तो उससे नाम आ गया अमीनो, और कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड से नाम आ गया एसिड्स, इसीलिए इनको हम बोल देते हैं अमीनो एसिड्स। अब जो अमीनो एसिड्स है स्टैंडर्ड में कौन कौन है बेटा? ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ग्लूटामीन आप लोगों का, सॉरी, हाँ, ग्लूटामीन, सिस्टीन, सेरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट एंड ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट। These are your 20 standard amino acid. Even though we have selenocysteine and pyrrolysine as well, but we won't be talking much about those because वो modification से ही बनते हैं और वो स्टॉप कोडोन के थ्रू कोडेड है। ये नॉर्मली आप लोगों के जो 63 कोडोन्स है उनके थ्रू कोडेड रहते हैं। अब आप लोगों के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है बेटा, जितने भी आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ये कुछ ना कुछ चार्ज प्रमोट करते हैं। वो कैसे है अब उसकी बात करते हैं अपन। आई होप मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज प्रॉपरली विजिबल भी है एंड ऑडिबल भी है। लेट मी जस्ट चेंज सम फॉन्ट ओवर हियर। आई डोंट थिंक सो इट इज वर्किंग दैट मच।
हाँ जी, यस, सॉरी फॉर दैट डिले। तो अब हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स आ गए, हमारे पास बेटा जो अमाइनो एसिड आ गए उसके पास एक अल्फा कार्बन है, एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज फॉर श्योर। इतना अपन लोगों को समझ में आया है। अब इसके बाद हमारे पास क्या सिचुएशन है, देखिए आप लोगों का जो एक प्रोसेस होता है, हमारे पास जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना, ये जो ग्रुप्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है कि आयोनाइज करने की, जैसे ही इनको इन्वायरमेंट मिलता है जहां पे ये आयोनाइज हो सकते हैं। आयोनाइज का मतलब कोई भी चार्ज आ जाना, है ना, कोई भी चार्ज आ जाना, सपोज पॉजिटिव चार्ज आ जाना या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाना। अब आप लोगों का जो अमीनो ग्रुप है, ये क्या कर सकता है, NH2 है। जब भी नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कार्बन के थ्रू फुलफिल्ड है तो उसको बोला जाता है अमीनो ग्रुप। हमें पता है नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, तो अगर एक कार्बन के फुलफिल्ड है और 2 हाइड्रोजन ने पूरी कर दी है तो उसको अपन अमीनो कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी कार्बन के थ्रू फुलफिल्ड है, 2 वैलेंसी बेटा कार्बन के थ्रू फुलफिल्ड है और एक ही हाइड्रोजन के थ्रू फुलफिल्ड है, उसको बोला जाता है इम्यूनो कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग। अब अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है किस चीज के ऊपर, हमारे पास जो ये अमीनो ग्रुप है ये क्या कर सकता है, अगर इसको पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट के अंदर, नेचर के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के आयन प्रेजेंट है, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकता है, जो भी ये H आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। और हमारे पास एसिड बेस थियरी आती है, और जो एसिड बेस थियरी है वो क्या बोलती है हम लोगों को, ये जो एसिड बेस थियरी है बेटा, ये हम लोगों को बोलती है कि जिसने भी H आयन को एक्सेप्ट कर लिया उसको अपन क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं, और जिसने भी H आयन को लूज कर दिया उसको अपन क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं। तो ये जो अमीनो ग्रुप है ये H आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, और जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया तो NH3 पॉजिटिव बन गया। हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास नंबर भी 1 होता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता। और जब भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, यहां से इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो गया, इलेक्ट्रॉन लूस हो गया, तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी हट गया, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और जब भी गेन करता है तो H नेगेटिव बनेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया। अरे बेटा नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया तो एक नेगेटिव, 2 एक्स्ट्रा आए हैं तो 2 नेगेटिव। अब एक ही था तो H पॉजिटिव हो गया। और प्रोटॉन को भी अपन क्या लिखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, प्रोटॉन ही बचा, इसलिए H पॉजिटिव को अपन प्रोटॉन भी बोल देते हैं। तो अब यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो H पॉजिटिव के पास है कुछ नहीं, एक न्यूक्लियस है, इसकी ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा। तो ये जो NH2 है ये अपने H आयन को एक्सेप्ट करता है और NH3 पॉजिटिव बन जाता है। अब क्योंकि इसके पास एक H आयन प्रेजेंट है, इसके पास एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाता है प्रोटोनेटेड फॉर्म। क्या बोला जाता है, प्रोटोनेटेड फॉर्म। और ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है बेटा ये किस तरीके की है, क्योंकि इसने H आयन एक्सेप्ट करा है, ये हमारे पास जो अमीनो ग्रुप है वो बेस की तरह एक्ट करता है, वो बेस की तरह एक्ट करता है। ये वापस लूज भी कर सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसने H आयन को लूज कर दिया तो ये जो अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप आ गया है आप लोगों का, ये किस तरीके से रहेगा, इसको हम बोलेंगे ये इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म प्रेजेंट है। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, COH अपने H आयन को लूज करके, अपने H आयन को बेटा लूज करके क्या बन जाता है, COO नेगेटिव बन जाता है। और वापस अगर उसने गेन कर लिया H आयन को, प्रोटॉन को गेन कर लिया, तो वो COOH बन जाता है। इस CO नेगेटिव में H आयन नहीं है तो इसको बोला जाता है डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। क्या बोला जाता है बेटा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। और जबकि जिसके पास H आयन प्रेजेंट है उसको अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड फॉर्म बोल। तो हम लोगों को समझ में आ गया।
अमीनो ग्रुप की प्रोटोनेटेड फॉर्म कौन सी है, NH3 पॉजिटिव है, और आप लोगों की कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेटेड फॉर्म COOH है। अब मेरे पास क्या है, सपोज मैंने ना एक क्लास में गई मैं, और एक क्लास के अंदर कितने थे, एक क्लास के अंदर 4 बच्चे प्रेजेंट थे, है ना, और चारों के चारों जो है भूखे हैं, बिल्कुल इतने ज्यादा भूख लगी हुई इनको। मैंने क्या किया, मैं कुरकुरे के पैकेट लेके आई थी और मैंने कहा बेटा कुरकुरे खाओगे, अब इनको भूख लगी हुई है, इनको कुछ दे दो, ये खा लेंगे उस टाइम पे। तो इनको मैंने दिए कुरकुरे के पैकेट। मेरे पास 10 थे, 10 के 10 लेकर के बैठ जाएंगे कि बाद में खा लेंगे हम लोग, हमने ले तो लिए हैं, देखो चाहिए थे एक बार में तो एक ही खाएगा, चाहिए थे ले लिए। अब मैं दूसरी बार आई और मैं सिर्फ 4 ही लेकर के आई, तो 4 है तो सबने एक एक उठा लिया। मैं तीसरी बार आई तो मैं लेकर के आई हूँ सिर्फ 3। अब एक कौन से वाला छोड़ेगा, जो थोड़ा सा नॉर्मल हेल्दी दिखाई दे रहा है, एक ऐसा है बिल्कुल कि नहीं दिया ना खाने का तो बेहोश हो जाऊंगा, तो बेटा उसको तो ज्यादा जरूरी है, उसको दे के रखो। जो दे सकता है, जो डोनेट कर सकता है सबसे पहले पहले वो दे देगा। तीसरे केस के अंदर बिल्कुल भूखमरी बची हुई है, बिल्कुल भूखमरी मची हुई है, एक ही बचा हुआ है बस कुरकुरे का पैकेट, तो अब सब मिल बांट के खा लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों का यहाँ पे अपन टाइट्रेशन को पढ़ते हैं। टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ रखा होगा, जहां पे हम KMnO4 को डालते थे ड्रॉप बाय ड्रॉप, और जैसे ही पिंक कलर आता था हम ड्रॉप्स लिख लेते थे और देख लेते थे कौन सी ऐसी कि कौन सी वॉल्यूम के ऊपर, जनरली वो 20 के आसपास वॉल्यूम आती थी, तो कौन सी वॉल्यूम के ऊपर आप लोगों का एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे पास एसिड और बेस की जो वॉल्यूम है वो बराबर हो जा रही है। तो इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास ना एक बीकर है और उस बीकर पे हम पीएच का चेंज करवा रहे हैं। पीएच क्या होता है, पीएच को अपन बोलते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन। पीएच जो होता है वो एक्चुअल में एक स्केल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन के, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन के। ये जो स्केल है ये 0 से लेकर के 14 तक पे जाता है। 0 को अपन क्या बोलते हैं बेटा, 0 स्केल है। सपोज मैं बोलूं कि बेटा आप ना इस इंसान को रेट कीजिए 0 से 10 तक में, तो 0 लोएस्ट हो गया ना। तो इसी तरीके से अगर पीएच स्केल है तो 0 से 14 है तो 0 लो पीएच आ गया। और अभी आपने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पीएच अगर कम है तो एच आयन हाई होंगे इस टाइम पे। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अब बिल्कुल हाई पीएच के ऊपर, बिल्कुल हाई पीएच के ऊपर कंसंट्रेशन जो एच आयन की है वो बहुत लो हो जाएगी। बीच में एक टाइम आएगा जिसको हम बोलते हैं 7, और ये इस स्केल पे हम इसको बोलते हैं कि ये हमारी न्यूट्रल पीएच होती है। अब ये हमारी न्यूट्रल पीएच होती है क्यों, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास जिस भी सॉल्यूशन का हम ले रहे हैं उसकी एच आयन और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है। ये पीएच स्केल एच आयन के रेफरेंस में लेकर के चलता है। अब मेरे पास ये बीकर है और इस बीकर का पीएच चेंज करे जा रही हूं और मैंने इसके अंदर अमीनो एसिड डाल दिया। मैंने क्या डाल दिया, अमीनो एसिड इसके अंदर डाल दिया, सब्जेक्ट कर दिया। और अब उस अमीनो एसिड को मैं देख रही हूं कि पीएच चेंज हो रहा है तो वो अमीनो एसिड किस तरीके से एक्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो अमीनो एसिड के अंदर हमारे पास है क्या, हमारे पास एक सी अल्फा कार्बन है, उससे H ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा आप लोगों का, और आपका R ग्रुप है। अभी अभी बताती हूं मैं आप लोगों को, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे प्रेजेंट, ये आप लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये तो टूटने से रहा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन, देखो कोवेलेंट बॉन्ड ये भी है, ये भी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। इट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9, वो ज्यादा डिफरेंस हम लोगों का है नहीं। तो यहाँ पे पोलैरिटी, इस बॉन्ड पे पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाती, तो यहाँ से ये एच आयन लूज ही नहीं हो पाता, ये बॉन्ड डेवलप नहीं कर पाता है ना, विल नॉट बी एबल टू डेवलप पोलैरिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस नहीं। परंतु अगर हम देखें यहाँ पे किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को, अब देखो ये जो सी अल्फा कार्बन है,
सी अल्फा कार्बन, इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इस बॉन्ड को भी तोड़ा नहीं जा सकता। इधर भी इतना डिफरेंस नहीं है, तो इस बॉन्ड को भी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9 आता है। ये आता है बेटा। तो यहां से आप लोगों का पोलैरिटी आती है इस बॉन्ड के अंदर, पोलैरिटी डेफिनेटली इस बॉन्ड के अंदर आती है, और यहां से H आयन को लूज भी किया जा सकता है और एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। इसी तरीके से अमीनो ग्रुप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9 होता है, तो यहाँ पे भी H आयन को लूज भी किया जा सकता है और एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। अब ऑफ कोर्स ही बात है बेटा, ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो एसिड में यही दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, तो यहाँ पे तो अपन का क्या रहेगा, आयोनाइजेशन हो सकता है, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन हो सकता है। मैम आर ग्रुप का क्या कहें, फिर आर ग्रुप में हो सकता है क्या, बेटा बिल्कुल हो सकता है। अगर आर ग्रुप के पास भी कोई ऐसा ग्रुप है जो आयोनाइजेबल है, तो उसको भी अपन कर सकते हैं, वो भी आयोनाइज हो सकता है। मैम कौन कौन सा हो सकता है, मैम जैसे अगर आप याद करो, आपको याद हो हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, तीनों के जो आर ग्रुप है वहां पे अमीनो ग्रुप ही तो प्रेजेंट होता है, तो वहां पे भी तो आयोनाइजेशन हो सकती है, वहां पे भी आयोनाइजेशन हो सकती है। तो इसका मतलब ये तीनों तो पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे मैम। अरे तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो ये बात पता है। अब अगर आप देखें ग्लूटामेट और एस्पार्टेट को, ग्लूटामेट को देखें और एस्पार्टेट को देखें, इन दोनों के जो आर ग्रुप है बेटा, वहां पे आप लोगों का कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पर ये क्या ले लेगा मैडम, अभी आपने देखा कार्बोक्सिल एसिड जो है नेगेटिव चार्ज ले लेगा। ठीक है। और कौन कौन सा है बेटा, और आता है आपका टायरोसिन और सिस्टीन। सिस्टीन जब आप डाइसल्फाइड बॉन्ड पढ़ते हैं तो वहां पर आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो वो S नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो इसकी वजह से भी नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर आपने टायरोसिन के ऊपर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे भी तो उस बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच होता है, तो रेजोनेंस की वजह से ये भी H आयन को लूज कर सकता है और गेन कर सकता है। इसका मतलब हमारे पास ये जो आयोनाइजेबल ग्रुप है, यहाँ पे किसके बेसिस पे हम अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, हम अमाइनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अमाइनो एसिड्स इन आयोनाइजेबल ग्रुप के बेसिस पे, ग्रुप बेसिस के ऊपर बेटा हम इसको दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड्स, और एक हम लोगों के पास आता है ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड और ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड। नाउ थिंग इज व्हाट आर डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड, डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं। हाँ जी, तो डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं। डाई का मतलब क्या है बेटा, डाई का मतलब होता है मैम दो, द्वि है ना, द्वि, और प्रोटिक मतलब जिनके ऊपर प्रोटोनेशन हो सके, जिनको प्रोटोन दिया जा सके। तो डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड्स वो होंगे जिनके अंदर दो आयोनाइजेबल ग्रुप है, जो कि जितने भी अमाइनो एसिड्स है सबके पास दो आयोनाइजेबल ग्रुप तो है ही है मैम। कौन से, जितना देख लो सबके पास एक अमीनो ग्रुप है, सबके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो सबके सब अमाइनो एसिड्स हम लोगों के आयोनाइज तो हो ही सकते हैं, उसमें तो कोई वो ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। तो वो अमाइनो एसिड्स बेटा, द अमाइनो एसिड्स विच हैव टू आयोनाइजेबल ग्रुप्स, है ना, दो आयोनाइजेबल ग्रुप्स जिनके पास हो, और जितने अमीनो एसिड्स हैं सबके सब
सबके सब कैसे हैं, डाइप्रोटिक है, हम लोगों के सबके सब डाइप्रोटिक है। तो ट्राई का मतलब क्या हो गया मैम, ट्राई, ट्राई पे आप खुद सोचो, ट्राई का मतलब है 3 और प्रोटिक का मतलब है प्रोटोनेशन। अरे मच्छर हट जा, प्रोटोनेशन। तो ये कौन से अमाइनो एसिड्स हो गए बेटा, दी अमाइनो एसिड्स विच हैव 3 आयोनाइजेबल ग्रुप। तो मैम 3 आयोनाइजेबल ग्रुप वाले कौन से होंगे मैम, जिनके पास एक अमीनो ग्रुप आयोनाइज हो सकता है, कार्बोक्सिल ग्रुप आयोनाइज हो सकता है, और आर ग्रुप अभी अभी आपने पढ़ाया। तो 3 द अमाइनो एसिड्स विच हैव अमाइनो एसिड्स विच हैव 3 आयोनाइजेबल ग्रुप, आयोनाइजेबल ग्रुप। अब इसमें कौन कौन है, इसमें कौन कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सबसे पहले आते हैं हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ये तीनों पॉजिटिव चार्ज पे कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं अभी उसी के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा आते हैं हमारे पास डी, ई, सी और वाई। ये चारों के चारों नेगेटिव चार्ज में कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, सिस्टीन एंड टाइरोसिन। अब बेटा ध्यान से जरा देखना, आप लोगों का पीएच जो है वो स्केल पे मूवमेंट हो रही है। इस पीएच स्केल पे मूवमेंट हो रही है और कौन किस किस तरीके से एक्ट करने वाला है उसके बारे में अपन बात करते हैं। हाँ जी, तो 0 से 14 पे हमारा सॉल्यूशन जो है उसकी पीएच बदल रही है। अब एक बात बताओ, 0 जब पीएच है तो उस टाइम पे बेटा क्या है, लो पीएच है, हाई एच आयन की कंसंट्रेशन है, लो पीएच है। और अरे यार मक्खी मच्छर खून पी लिए भाई। तो लो पीएच है और इस टाइम पे आप लोगों का हाई एच आयन है, अपन यही लिखते हैं, हाई एच आयन की कंसंट्रेशन। तो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे एच आयन प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही सारे एच आयन आप लोगों के प्रेजेंट है। तो इस टाइम पे जो अमाइनो एसिड आपका प्रेजेंट रहेगा वो फुल्ली आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, फुल्ली आयोनाइज्ड फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जितने भी जो भी देखो बेटा, जो भी ले सकता है वो लेने की कोशिश करेगा। अभी अपन आर ग्रुप को नहीं लेके चलते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों आयोनाइज हो सकते हैं। तो आपका जो सी अल्फा कार्बन है ये एच ग्रुप हो गया, ये आर ग्रुप हो गया। अब जो जो प्रोटोन ले सकता है, दोनों जितने आयोनाइजेबल ग्रुप है सब प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे। ऑल आयोनाइजेबल ग्रुप कब, लो पीएच पर, एट लो पीएच विल बी इन किस फॉर्म में रहेंगे, प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे, विल बी इन प्रोटोनेटेड फॉर्म। बच्चों किस फॉर्म में रहेंगे भाई, प्रोटोनेटेड फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। हाँ जी, तो सबके सब हम लोगों को प्रोटोनेटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो अब आप याद करो, अमीनो ग्रुप की प्रोटोनेटेड फॉर्म कौन सी होगी, NH3 पॉजिटिव होगी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रोटोनेटेड फॉर्म क्या होगी, COOH होगी। अब अगर आप देखें जरा ध्यान से तो इस टाइम पे आपको आपका अमाइनो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। और पॉजिटिव चार्ज के अंदर भी कितनी वैल्यू, +1 का चार्ज आ रहा है। अब आप पीएच को चेंज करते जा रहे हैं सॉल्यूशन का, यानी कि अब कुरकुरे के पैकेट कम होते जा रहे हैं, आप पीएच को चेंज करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। अब एक ऐसी पीएच आएगी, एच आयन, एक बात बताओ, पीएच बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, एच आयन कम होते जा रहे हैं, तो जिसके पास एच आयन है जो दे सकता है वो दे देगा। तो सबसे पहले कौन एच आयन देता है मैम, एसिड देता है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है, एसिड टेंड्स टू लूज एच आयन वेरी वेरी फास्ट। तो सबसे पहले एसिड अपन लोगों का एच आयन को रिलीज कर देगा। एसिड क्या कर देगा बेटा, एच आयन को रिलीज कर देगा।
तो आपकी एक स्पेसिफिक पीएच होगा, एक स्पेसिफिक पीएच ही आएगा जिस पे आपका जो एसिड है वो क्या कर देगा, अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म से डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस पीएच को, वो जो पीएच है एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, उस पीएच को बोला जाता है pKa1। क्या बोला जाता है, pKa1 बोला जाता है। तो बेटा pKa1 क्या है, पीएच है। कौन सी पीएच है, जिस पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, द पीएच एट विच द कार्बोक्सिल ग्रुप गेट्स डीप्रोटोनेटेड, वो अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म से डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, pKa1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, pKa1 बोलते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव C अल्फा HR COO नेगेटिव। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो भी NH3 पॉजिटिव और NH2 के अंदर इंटर कन्वर्जन चलता है और COOH और COO नेगेटिव के अंदर इंटर कन्वर्जन चलता है, ये अभी अभी तुम लोगों को पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है। तो ये अपन लोगों को समझ में आया। अब हम सॉल्यूशन की पीएच को और बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, और एक स्पेसिफिक पीएच और आएगी, उस स्पेसिफिक पीएच पे, और कम हो गया ना, अब तो भुखमरी आ गई है, बिल्कुल भुखमरी आ गई है। तो अब एक स्पेसिफिक पीएच आएगी जिस पे कोई और भी जिसके पास एक्स्ट्रा था वो दे देगा, तो उसको हम बोलते हैं pKa2। क्या बोलते हैं बेटा, pKa2 बोलते हैं। तो pKa2 क्या है, वो pH है। अब इसने तो दे दिया, किसके पास बच गया है, अरे पहले सबने लपेट लिया था कि है बाहर तो ले लो, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप ले सकते थे। अभी हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि आर ग्रुप ले सकता है, हम मान के चल रहे हैं आर ग्रुप नहीं ले सकता, तो अभी दो ही ले पा रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं डाइप्रोटिक अमीनो एसिड्स की। तो कार्बोक्सिल ग्रुप ने भी ले लिया था और अमीनो ग्रुप ने भी ले लिया था, दोनों प्रोटोनेटेड फॉर्म में थे। सबसे पहले जो दे सकता था मोटे वाला, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ने दे दिया कि जनाब मेरा ले लीजिए, तो वो पीएच जिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड अपने प्रोटोन को छोड़ देता है, यानी कि डीप्रोटोनेट हो जाता है, उसको हम pKa1 बोल देते हैं। अब एक और पीएच आएगी जिस पे आप लोगों का जो अमीनो ग्रुप है वो डीप्रोटोनेट होगा, तो द पीएच एट विच द अमीनो ग्रुप gets deprotonated, तो उसको हम क्या बोलते हैं, pKa2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, pKa2 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 C अल्फा HR COO नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर देखें, बिल्कुल जब pH हाई के पास पहुंच चुकी है, आपके अमीनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और कितने का चार्ज आ गया, -1 का चार्ज आ गया। अब बीच में आप देखिए pKa1 और pKa2 के बीच में अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे आपको दिखाई दे रहा है आपके अमीनो एसिड के ऊपर, देखो एक +1 का चार्ज है, प्लस में एक -1 का चार्ज है, तो प्लस से माइनस की वैल्यू कट गई, तो इस टाइम पे तो चार्ज कितना है अमीनो एसिड पे, 0 है, यानी कि न्यूट्रल है ये, यानी कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है इस टाइम पे, नेट चार्ज तो मैम हमें दिखाई दे रहा है 0 है। तो अब एक और वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं PI। PI क्या होता है, ये होता है आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और वो उसका एक पॉइंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, PI बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो PI क्या है, वो pH है बेटा, जिसके आगे भी P लगा दिया, I का मतलब है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और P लगा दिया तो pH। तो वो pH जिसके ऊपर द pH एट विच द नेट चार्ज ऑन अमाइनो एसिड वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। वो कितना रहेगा बेटा, 0 रहेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, PI बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, PI बोलते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले लो पीएच थी तो बहुत सारे एच आयन थे, सबने प्रोटॉन ले लिया।
पीएच बढ़ती गई, एक स्पेसिफिक पीएच की वैल्यू आएगी, हर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है ना बेटा। एक बात देखो, यहाँ पे अगर मोटा सा है तो क्या पता ये जल्दी रिलीज कर दे, छोटा है तो ये लेट रिलीज करेगा, वो डिपेंड करता है कौन सा अमाइनो एसिड है। सबके लिए अलग अलग ये वैल्यू होती है, पर ऑलमोस्ट सेम सी रहती है। तो वो पीएच जिसके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप्स डीप्रोटोनेट होगा उसको अपन pKa1 बोलते हैं। अब इस टाइम पे जो नेट चार्ज आपके अमाइनो एसिड के ऊपर आ जाता है वो 0 रहता है। फिर हमारा पीएच स्केल पे हम अपने सॉल्यूशन की पीएच को चेंज कर रहे हैं। अब एक पीएच आएगा जैसे जैसे पीएच बढ़ रही है, जिस पे जो अमीनो ग्रुप है वो भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, डीप्रोटोनेट हो जाएगा। अब आपके अमाइनो एसिड के ऊपर जो नेट चार्ज है वो कितना आ गया है बेटा, -1 आ गया है। लेकिन इस pKa1 और pKa2 के बीच पे आपका जो नेट चार्ज है अमाइनो एसिड के ऊपर वो कितना रहता है, 0 रहता है। कितना रहता है बेटा, 0 रहता है। और उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस। तो सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो और उस पीएच पे जहां पे आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाए, उसको ही अपन क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम लोग बोलते हैं। तो अगर अब आप अपन ध्यान से देखें तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा मैम, पीआई को कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा हो, pKa1 और pKa2 के बीच में है तो दोनों का एवरेज ले लिया जाता है। जिनके बीच में भी ये 0 आ रहा है उनका एवरेज ले लो, उसका मिड पॉइंट आपका पीआई होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अपन लोगों का वो कैलकुलेट होता है। अब हमारे पास जितने भी डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड्स हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। जितने भी हम लोगों के डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड्स, और वो कौन कौन है बेटा, उन 7 को छोड़ करके बाकी सारे के सारे वो किस तरीके से मूव करते हैं, वो अपन लोगों मक्खी सॉरी वो अभी अपन लोगों ने देखा कि हमारे पास +1 चार्ज से वो 0 पे गए थे और 0 से वो -1 पे गए हैं, और सबके सब इसी तरीके से मूवमेंट आप लोगों की शो करते हैं। पानी पी लिया जाए जरा। हाँ जी, तो जितने भी अमाइनो एसिड्स है बेटा वो इसी तरीके से आप लोगों का एक्ट भी करते हैं कि +1 से 0 जाते हैं और 0 से हम लोगों का -1 पे रहते हैं। अब हम लोगों ने देखा ये +1 से 0 जाएंगे किस पीएच के ऊपर बेटा, उसको हम बोलते हैं pKa1, और वो 0 से -1 जा रहे हैं किसके ऊपर, pKa2 के ऊपर। अब अगर तो क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ हो तो हम लोगों को याद रखना है, हम एक एवरेज याद रख लेते हैं। हम pKa1 को ले करके चलेंगे 2.1, अप्रोक्सीमेटली कितना लेकर के चलेंगे, 2.1, और हम pKa2 को याद रख लेते हैं, किसी के लिए भी दिया हुआ हो या ना दिया हो हम ये ले लेते हैं। अगर दिया हुआ है वेल एंड गुड, सपोज आपको बोल दिया जाए कि आपके पास क्या है, एलेनिन है, और एलेनिन के लिए आपको बोल दिया जाए कि एलेनिन के लिए जो pKa1 की वैल्यू है वो है 2.15, और उसके लिए जो pKa2 की वैल्यू है वो है 9.65। तो इसका आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करके दीजिए, पीआई कैलकुलेट कीजिए। तो आप दोनों को ऐड करेंगे, pKa1 को इसकी जो दे रखी है इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अगर नहीं दे रखी है तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए और आप ऑप्शंस के अंदर उसका क्लोजेस्ट आंसर ढूंढिए, आपके पास वही आंसर आपका हमेशा ठीक रहेगा भी। तो इतना अपन को समझ में आ गया कि हम हमेशा कैटायन से नेट चार्ज 0 पे जाते हैं और उसके बाद हम एनायन पे जाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन बोलते हैं। तो हम कैटायन से न्यूट्रल पे जाते हैं और न्यूट्रल से हम लोग बेटा एनायन के ऊपर ही मूव करते हैं, न्यूट्रल से अपन एनायन के ऊपर मूव करते हैं। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड्स की, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, इन तीनों के जो आर ग्रुप होते हैं, आप स्ट्रक्चर देखिएगा, इन तीनों के जो आर ग्रुप होते हैं उनके पास अमीनो ग्रुप होता है।
और अभी अभी हम लोगों को पता चला है मैम, अमीनो ग्रुप तो जो होते हैं ये तो पॉजिटिव, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही नहीं, तो ये पॉजिटिव चार्ज में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये पॉजिटिव में चार्ज में कंट्रीब्यूट करेंगे, इसीलिए इन तीनों को बोला जाता है पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। और इनके पास अमीनो ग्रुप होता है और अमीनो ग्रुप बेसिक है, इसीलिए इन तीनों को बोला जाता है बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। ऑन दी अदर हैंड आपके पास आता है कौन, आपके पास आता है डी एंड ई। ये दोनों कैसे हैं, इनके आर ग्रुप के अंदर बेटा क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और क्योंकि ये एसिड है इसीलिए इनको बोला जाता है एसिडिक अमीनो एसिड। और अभी अभी अपन लोगों ने पढ़ा कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड से COO नेगेटिव बनता है, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसी के साथ साथ सिस्टीन और टायरोसिन भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सिस्टीन और टायरोसिन भी बेटा दोनों के दोनों आपके नेगेटिव चार्ज में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। अब फर्क क्या आता है, मैं एक पॉजिटिव का भी आपको करके दिखाती हूँ और नेगेटिव का भी आपको करके दिखाती हूँ बेटा। अब पॉजिटिव वाले का देखो, सबके लिए ये pKa1 pKa2 इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, मैंने दोबारा से बता देती हूँ, ये एवरेज वैल्यू है। मोस्टली क्वेश्चंस, ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन्हीं वैल्यू से ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा मेंशन करके दी हुई हो तो बेटा आप हमेशा उसी को लेकर के रखिएगा, आप हमेशा उसी को लेकर के रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब सपोज अपन करते हैं एस्पार्टेट का, डी एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब एस्पार्टिक एसिड के लिए शुरू करते हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एस्पार्टिक एसिड को भी पीएच स्केल पे ही मूव करा रहे हैं, बहुत ही गंदा लाइन खींच है। हाँ जी, 0 से 14 पर लेकर के जाते हैं। अब लो पीएच है, ऑफ कोर्स सी बात है, इसके अंदर हाई एच आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सी अल्फा एच COOH, ऑफ कोर्स सी बात है प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, अमीनो ग्रुप भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। अरे है तो छप्पड़ फाड़ के लो, इसके अंदर आता है बीटा ग्रुप और बीटा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था कार्बोक्सिल ग्रुप, तो सबने ले ली है, सबने छप्पड़ फाड़ के लिया हुआ है। यहाँ पे इस टाइम पे आपका जो अमीनो एसिड है उसके ऊपर कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, +1 चार्ज दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे ये पीएच स्केल पे आगे बढ़ रहा है, वो पीएच आएगी जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड अपने एच आयन को लूज करेगा। तो जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड अपने एच आयन को लूज कर देगा, वो कैसा दिखाई देने लग जाएगा, वो दिखाई देने लग जाएगा COO नेगेटिव में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये बात है। अब इस टाइम पे कितना आपका चार्ज दिखाई दे रहा है मैम, एक +1 का चार्ज है और एक यहाँ पर -1 का चार्ज है, तो नेट चार्ज आ गया मैम 0। इधर था हमें दिखाई दे रहा था +1 चार्ज, अभी भी आप देखो +1 से 0 पे ही जा रहा है, pKa1। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैम, क्योंकि ये भी तो एक अमीनो, ये भी तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो अमीनो ग्रुप तो बेसिक है तो कार्बोक्सिलिक भी एसिड, तो पहले इस वाले ने अपना एच आयन लूज किया। अब आर ग्रुप डीप्रोटोनेट होगा तो उस पीएच को बोला जाता है pKr। तो pKr क्या है बेटा, वो पीएच है जिसके ऊपर एट विच दी आर ग्रुप जो है आप लोगों का वो डीप्रोटोनेट हो रहा है। सब डीप्रोटोनेटेड की ही वैल्यू है, तो एट विच दी आर ग्रुप गेट्स डीप्रोटोनेटेड, उसको हम लोग बोलते हैं pKr वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, pKr वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया आपका NH3 पॉजिटिव, C अल्फा H COO नेगेटिव और इधर CH2 COO नेगेटिव, क्योंकि इसने भी अपना एच आयन लूज कर दिया है, डीप्रोटोनेट यहाँ पे ये भी हो गया है ना, ये भी आप लोगों का क्या हो गया है बेटा, डीप्रोटोनेट हो गया है। तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज दिखाई दे रहा है मैम, 2 तो -2 तो यहाँ पे है ही, और उसके साथ साथ हम लोगों को दिखाई दे रहा है एक प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस होता है और चार्ज बढ़ेगा तो -1 आ गया मैम हम लोगों का। अब आप लोगों का और पीएच पे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो वाली पीएच आएगी
जिस पे आप लोगों का अमीनो ग्रुप डी प्रोटोनेट होगा तो उसको बोला जाता है आप लोगों का pKa2। तो अब यहाँ पे NH2 C अल्फा H CH2COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। तो इस टाइम पे आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो एक माइनस का चार्ज ये है और एक माइनस का चार्ज ये है, तो आपके पास -2 आ गया। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो सबके लिए ये वैल्यूज अलग अलग है और मैं आपको बता देती हूँ। ऑफ कोर्स ही बात है ना, हम 0 से 1 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ऑफ कोर्स ही बात है pKa1 की वैल्यू कम है, फिर pKr की वैल्यू, और उसके बाद सबसे ज्यादा pKa, सॉरी फॉर दैट, मच्छर था पर आई कैन नॉट हेल्प इट, है ना। हाँ जी, तो आप लोगों का इसके लिए जो pKa1 की वैल्यू होती है वो होती है ऑलमोस्ट 1.85। pKr की वैल्यू एस्पार्टिक एसिड के लिए होती है 3.25 एंड pKa2 की वैल्यू इसके लिए होती है 9.45 के आसपास की। मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है, बट देखो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास की है, इसकी वैल्यू 9.5 के आसपास की है, और pKr की वैल्यू हम लोग याद रखने के लिए रख लेते हैं हमारे पास। देखो ये तो वैल्यू फिक्स है, वो तो वैल्यू फिक्स है 2.1 और 9.5। इसकी pKr की वैल्यू हम याद करने के लिए रख लेते हैं 3.5। कितनी बेटा? 3.5 याद रख लेते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज देखी यहाँ पे, जो एस्पार्टिक एसिड है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि +1 से हम 0 पे जाते हैं और 0 से -1 पे जाते हैं। जितना डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और आप मेरी बात याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आपके पास जो भी नेगेटिव ग्रुप को कॉन्ट्री, देखो जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज देने के लिए है तो वो नेगेटिव साइड पे एक नंबर बढ़ा देगा, और जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज देने के लिए है वो पॉजिटिव साइड पे एक नंबर बढ़ा देगा। आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरी बात याद रख लो। मैंने अभी अभी आप लोगों को किसका बताया? मैंने आप लोगों को डी का बताया। आप ट्राई कीजिएगा टाइरोसिन के लिए, आप अपनी कॉपी में टाइरोसिन का ट्राई कीजिएगा, सेम यही पाथवे आएगा। सबसे पहले pKa1 आएगा, सबसे पहले हमेशा हर एक के अंदर pKa1 ही रहेगा। यहाँ पे जो भी अगर pKa2 बड़ा है तो पहले pKa2 छोटा है तो पहले pKa2 आ जाएगा, और pKr छोटा है तो पहले pKr आ जाएगा इन एरोस के ऊपर। पर ये पाथवे इसी तरीके से चलेगा। डाइप्रोटिक के अंदर हम लोगों ने देखो जीरो के आजू बाजू जो भी आप लोगों की pK वैल्यू होंगी उन्हीं का अपन को क्या लेना है? एवरेज लेना है। उन्हीं का अपन को एवरेज लेना है। किसके आजू बाजू का? 0 के आजू बाजू का, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे बेटा पीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैम इधर पीआई कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, pKa1 प्लस में pKr डिवाइडेड बाय 2। pKa1 प्लस में pKr डिवाइडेड बाय 2 हम लोगों का हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव चार्ज का भी हो जाए मैम, फिर हम आपकी इस वाली बात के ऊपर विश्वास कर लेंगे, आपकी इस वाली बात के ऊपर विश्वास कर लेंगे। यहाँ पे बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। DE ठीक है, हाँ जी। तो अब सपोज अपन करके देख लेते हैं लाइसिन का, लाइसिन के, है ना। तो यहाँ पे भी वही पीएच का स्केल है हमारे पास 0 से लेकर के 14 तक का, 0 से लेकर के 14। ऑलराइट, तो 0 लो पीएच है, यानी कि इस टाइम पे आपकी H आयन की जो कंसंट्रेशन है वही बहुत ज्यादा है। लाइसिन आप लोगों का एक एब्साइलिन अमाइनो एसिड है। एब्साइलिन अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके एब्साइलिन जो कार्बन है उसके साथ एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो आपका ये C अल्फा कार्बन हो गया, इधर H ग्रुप है, इधर क्योंकि प्रोटोनेटेड फॉर्म रहेगी COOH NH3 पॉजिटिव, और इधर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन और उसके साथ अमीनो ग्रुप, तो सबके सब प्रोटोनेटेड है, तो ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा NH3 पॉजिटिव। तो अब इस अमीनो एसिड के ऊपर कितना चार्ज है मैम? +2 है।
अब हम पीएच स्केल पे मूव कर रहे हैं तो वो पीएच आएगी जिस पे आप लोगों का ये जो अमीनो ग्रुप है उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा क्योंकि वो एसिड है। तो ये NH3 पॉजिटिव, सी अल्फा, H COO नेगेटिव, और इधर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, और इधर NH3 पॉजिटिव, बाकी सब जगह ये लो ऐड ही कर। हाँ जी, तो ये आपके पास आ गया। अब आगे और पीएच स्केल पे अपन लोग आगे मूव कर रहे हैं, है ना। तो अब जैसे ही हम लोगों का अब मुझे पता है, देखो मुझे पता है कि पहले कौन सा डीप्रोटोनेट होगा। हाँ, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इसके लिए pK1 वैल्यू वही 2.1 ले लेते हैं, pKa2 वैल्यू 9.5 ले लेते हैं। पर लाइसिन के लिए याद रखिएगा इसकी जो pKr की वैल्यू आप लोगों की रहती है वो 10.5 रहती है। तो कौन सी बड़ी वैल्यू है मैम? pKr बड़ी है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, 0 से 14 में गिनती बाद में आएगी। तो अब pKa1 आयोनाइज होने के बाद सीधा कौन आयोनाइज होगा? डीप्रोटोनेट होगा आप लोगों का pKa2, यानी कि जो अमीनो ग्रुप है अब वो हम लोगों का डीप्रोटोनेट होगा। अमीनो ग्रुप डीप्रोटोनेट होते ही NH2 C अल्फा COO नेगेटिव H और बाकी अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन NH3 पॉजिटिव। अभी ये डीप्रोटोनेट नहीं हुआ है, ये बेटा आप लोगों का डीप्रोटोनेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? pKa2। अब कितना चार्ज है मैम? अगर आप अपन यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर नेट चार्ज है अब +1। देखो 2 प्लस के 2 है, प्लस में माइनस का 1 है, तो नेट चार्ज कितना हो गया मैम? +1 हो गया। अब देखिए जरा नेट चार्ज कितना आएगा मैम? एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, 0 आ गया। अब इसके बाद बड़ी वैल्यू क्या है? हमें पता है pKr वैल्यू है। ये सब कैलकुलेट किया हुआ है, इसको अब हम समझ रहे हैं। तो जैसे ही pKr आता है, जैसे ही वो pH आती है, तो बेटा आप लोगों का जो R ग्रुप है वो भी क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो CH2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन NH3 पॉजिटिव, H2 और COO नेगेटिव बेटा। तो अब यहाँ पे कितना चार्ज दिखाई दे रहा है मैम? एक यही तो है, -1 चार्ज है, -1 चार्ज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हाँ जी, -1, क्योंकि ये तो आप लोगों का डीप्रोटोनेट हो गया है। तो अब अगर मुझे इसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना हो तो 0 के आजू बाजू का, तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकलेगा? pKa2 प्लस में pKr डिवाइडेड बाय 2। आप अगर देखें तो +2 से +1 पे जा रहा है, फिर 0 पे जा रहा है और फिर -1 के ऊपर जा रहा है। तो मैंने जो बोला था डाइप्रोटिक अमीनो एसिड के लिए, तो एवरेज लेकर के दोनों का pKa1 और pKa2 का एवरेज लेके कर देंगे। नेगेटिव के लिए बेटा जो भी 0 के आजू बाजू का रहेगा उससे अपन लोग कर देंगे। यहाँ पे pKr भी हो सकता है, pKa1 भी हो सकता है। पॉजिटिव का अगर अपन देखें तो ये बोर्ड कैसा है? क्योंकि मैम पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से चालू होता है, तो देखिए ये +1 से 0 से -1 तक का तो सेम ही है। बस नेगेटिव वाले जो भी नेगेटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट कर रहे थे उन्होंने इस तरफ एरो बढ़वाया है, जो भी पॉजिटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट कर रहे थे उन्होंने इस तरफ एरो बढ़वाया है। अगेन मैम यहाँ पे तो pKa1 आएगा ही, यहाँ पे मैम जो भी है pKr भी आ सकता है, pKa2 भी आ सकता है, और यहाँ पे भी वही आ सकता है। तो मैम अगर आप देखो तो कभी भी हमारे पास जो भी H, R और K हैं उनके लिए pKa1 को तो अपन कभी एवरेज लेना ही नहीं है। HR K के लिए तो हमें हमेशा pKa2 और pKr को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, और आप लोगों का उसी से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल जाएगा। तो मैम एक बार आप सबकी वैल्यूज बता दो जरा, तो मजे से आ जाएंगे हम लोगों को बिल्कुल मजे आ जाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल अभी बता देते हैं। तो हम लोगों को बेटा याद रखना है, हमारे पास जो pKa1 की वैल्यू है वो हम अप्रोक्सीमेट हमेशा याद रखेंगे 2.1 रहेगी। जो pKa2 की वैल्यू है वो हम हमेशा याद रखेंगे 9.5 आप लोगों की रहेगी। अब बात करते हैं एस्पार्टिक एसिड की, तो उसके लिए हम याद रखेंगे pKr की वैल्यू।
पी के आर की वैल्यू 3.5 याद रख लेते हैं अपन, पी के लिए 3.5, ई के लिए इससे एक नंबर ऊपर याद रख लो 4.5। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टीन की। सिस्टीन के लिए हम याद रख लेते हैं 8 और टायरोसिन के लिए हम याद रख लेते हैं 10। अब आ जाते हैं एच, आर और के पे। एच की सबसे छोटी 6, आर बीच में है सबसे बड़ा 12.5 और लाइसिन हम लोगों के पास 10.5। तो बस अब इन वैल्यूज को और याद कर लेना है। अब मैम कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है, डाइप्रोटिक अगर कोई भी आ जाए, इनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे डाइप्रोटिक है, तो उनके लिए तो एवरेज ले लेना जो भी दे रखा हो, और नहीं दे रखा हो तो भाई सीधा इन दोनों को ऐड करना और डिवाइड बाय 2 कर देना। अब मैम आप ये चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें कि कौन सी वैल्यूज है +1 से फलाना टिकना। देखो ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि तुम जब भी पीएच स्केल के ऊपर मूव कराते हो तो तुम हमेशा कैटायन से न्यूट्रल पे जाते हो और न्यूट्रल से एनायन पे जाते हो। और क्योंकि 1 1 का ही है तो इतना तो तुम याद रख ही सकते हो। इसके अलावा क्या बढ़ाना है? जो पॉजिटिव वाले हैं वो यहां से शुरू करके यहाँ पे खत्म रहेंगे, और जो नेगेटिव वाले हैं वो यहाँ से शुरू करके और आप लोगों का यहाँ पे खत्म कर देंगे। सीधी सी बात है। पर मैम पीआई कैसे कैलकुलेट करें? देखो बेटा, जो भी वैल्यू दे रखी हो हमेशा याद रखना, जो दो क्लोजेस्ट वैल्यू हैं उनको ऐड करना और डिवाइड बाय 2 कर देना, हमेशा काम करेगा। जैसे कि डी के लिए देखो, डी के लिए देखो, डी के लिए आप क्या करेंगे? मैम डी के लिए हम PKA1 और 3.5 ज्यादा पास है तो PKA1 और PKR को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इन दोनों के लिए ही सिर्फ देखो, ये दोनों वैल्यू ही 2.1 के ज्यादा क्लोज हैं, बाकी जितनी भी वैल्यू है वो 9.5 के ज्यादा क्लोज है। तो इन सब के लिए ही मैम हम लोग PKR और PKA2 को ही ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तभी हम लोगों के आंसर्स निकल के आएंगे। अदरवाइज मैम हमारे पास सिर्फ उन दो के अंदर PKA1 और PKA2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो होता है कि हमें कैसे पेप्टाइड अगर बन जाए, सपोज एक मैंने पेंटा पेप्टाइड बना दी, 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यू को जोड़ करके मैंने एक पेप्टाइड बना दी और उसके अंदर मैं चार्ज को कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो कैसे करेंगे? इसके लिए अब आप लोग 5 मिनट थोड़ा सा पूरा ग्रास्प कीजिए कि क्या क्या हुआ है, ब्रेक लीजिए 5 मिनट्स का, मैं भी अपना गला थोड़ा सा वो कर लूं, और उसके बाद हम आगे पेप्टाइड के ऊपर चार्ज कैलकुलेशन सीखेंगे बेटा।
हाँ जी बच्चों, लेट्स रिज्यूम बैक। अब अपन करते हैं कि पेप्टाइड के ऊपर किस तरीके से चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है। चार्ज कैलकुलेशन ऑन पेप्टाइड। इसके लिए हम लोगों को ये जो डाटा हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा, ये हमें याद होना चाहिए। ये हमें याद होना चाहिए कि हमें एवरेज लेकर के चलना है pKa1, यानी कि जो आप लोगों का कार्बोक्सिल ग्रुप का डीप्रोटोनेशन का जो पी वैल्यू है वो कितना है, 2.1 है। इसी तरीके से अपन को याद रखना है अमीनो ग्रुप का हम एवरेज लेके चलेंगे 9.5, डी के लिए हम 3.5 लेंगे, ई के लिए हम 4.5 लेंगे, सी के लिए हम 8 लेंगे, वाई के लिए हम 10 लेंगे, एच के लिए हम 6 लेंगे, आर के लिए हम लोग 12.5 लेंगे एंड उसके बाद के बच गया उसके लिए हम 10.5 लेंगे। अब बेटा अपन लोगों को एक चीज देखनी है, जब भी कितनी भी बड़ी पेंटापेप्टाइड, कितनी भी बड़ी हेक्सा कुछ भी दे दे आप लोगों को, जो भी पेप्टाइड आपको दे रखा हो, फर्स्ट मेथड क्या करना है, हम स्टेप बाय स्टेप याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम याद देखेंगे कि कौन कौन वहां पे पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब हम नंबर को गिनेंगे वहां पे। तो आप लोगों का नंबर अपन लोग देखेंगे, नंबर भी हम लोगों को देखना है। मतलब मैम देखो, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो अमीनो ग्रुप है वो NH3 पॉजिटिव जाता है, तो वो भी पॉजिटिव ग्रुप में कंट्रीब्यूट करता है। और कौन कंट्रीब्यूट करते हैं मैम, आर ग्रुप्स कंट्रीब्यूट करते हैं। किस किस के, एच के, आर के और के। तो इनके एच कितनी बार आ रहा है उस पेप्टाइड में, आर कितनी बार आ रहा है उस पेप्टाइड में, के कितनी बार आ रहा है, और अगर एक बार भी आ रहे हैं तो कौन कौन आ रहा है, वो नंबर हम लोगों को लिख लेना है। वो जितना भी इंटीजर का वैल्यू आए उसको एक पॉजिटिव साइन के साथ आप लोग लिख लीजिएगा, उसको एक पॉजिटिव साइन के साथ आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे पॉजिटिव लगाएंगे और अपन लिख लेंगे कि हाँ भाई ये पॉजिटिव का हमारे पास इंटीजर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है बेटा, तो पहले ये करना है। दूसरी चीज क्या करनी है हम लोगों को, कि जितने भी नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका नंबर और गिनती, है ना, वही उनका भी नंबर और गिनती। अब उसमें कौन कौन है मैम, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और जो भी हमारे पास डी है, ई है, सी है और वाई है, यही चार हमारे पास जो है नेगेटिव में करते हैं। तो जितना भी नंबर है वो इंटीजर के साथ लिख लो। और फिर बस मैम हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबकी पीके वैल्यूज पता है, हम लोगों को उनकी पीकेआर वैल्यू भी याद है, तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पे लिख देंगे हम लोग, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर देंगे। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर देंगे, जो भी पॉजिटिव का इंटीजर है उसको इंक्रीजिंग टू 0 लेके जाएंगे और फिर वापस नेगेटिव इंटीजर तक ले करके जाएंगे। मैम कुछ समझ में नहीं आया, आप एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ। डेफिनेटली मुझे पता था। सपोज आप लोग एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी हमारे पास पेप्टाइड बनता है, देखो अमाइनो एसिड अकेला था, पेप्टाइड के अंदर अमाइनो एसिड रेजिड्यू आ जाते हैं। तो जब भी आप लोगों का पेप्टाइड बनता है तो जो दो अमाइनो एसिड होंगे, ये एक अमाइनो एसिड है, इसने इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, इसके साथ बनाया और सो ऑन ऐसे बनाता गया। तो ये चार अमाइनो एसिड्स की एक पेप्टाइड बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास टेट्रापेप्टाइड है। तो इस टेट्रापेप्टाइड के अंदर जो ये पहला और दूसरा है, इसके कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप ने तो बॉन्ड बना लिया, सेम इसी तरीके से इसके भी बॉन्ड बना लिया, इधर भी बॉन्ड बन गया। पर बेटा जो पहला और जो आखिरी अमीनो एसिड है, हमेशा उसका अमीनो ग्रुप फ्री होगा, यानी कि वो अमीनो ग्रुप जैसे ही पीएच में सब्जेक्ट होंगे वो प्रोटोनेट हो सकता है, डीप्रोटोनेट हो सकता है। और आप लोगों का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है आखिरी वाले का, वो भी प्रोटोनेट हो सकता है और डीप्रोटोनेट हो सकता है। बाकियों के अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप ने बॉन्ड बना लिए हैं तो उनके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन अगर इनका आर ग्रुप है, उसने थोड़ी ना कहीं बॉन्ड बना रखा है, उसने थोड़ी ना कहीं बॉन्ड बना रखा है, तो ये जो आर ग्रुप है ये भी क्या हो सकते हैं, प्रोटोनेट हो सकते हैं, और डी मतलब ये भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं। तो अब बेटा हमारे पास हमेशा कितनी भी बड़ी पेप्टाइड हो
उसका अमीनो ग्रुप प्रोटोनेट डीप्रोटोनेट हो सकता है और उसका कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रोटोनेट और डीप्रोटोनेट हो सकता है ना। समझ आई आप लोगों को यहाँ तक की बात? तो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, अब अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल आप लोगों का ले लूं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आप लोगों का मैंने एक बोला कि कैलकुलेट, कैलकुलेट इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट दी नेट चार्ज ऑन पेप्टाइड, नेट चार्ज ऑन पेप्टाइड, पेप्टाइड एट pH pH 5 सेकेंड, एट pH 7, एट pH 12, ठीक है। अब बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने ट्रिक्स वगैरह पढ़ ली होंगी और मैं सच बता रही हूँ, सब कुछ भूल जाना, हमेशा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अपन एक ही चीज को याद रखेंगे, जो एक्चुअल में मेथड है, जो एक्चुअल में प्रोसीजर है, अपन उसको ही याद रखेंगे और हमारी सारी बलाएं, सारा दुख सब एक ही बार में निपट जाएगा। कितने भी पीएच पे वो चार्ज पूछ ले, अपन उसको बहुत इजीली कर पाएंगे। तो अब हम सपोज आप लोगों के पास क्या हो रहा है, WAL KCHY टी, आप लोगों के पास ये एक पेप्टाइड दे रखी है और अब इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेशन पूछ रखा है। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, हमारे पास जैसे ही पेप्टाइड आ जाए, आप लोगों को क्या करना है, आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अमीनो ग्रुप बना लेना है और उसके राइट हैंड साइड के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप बना लेना है। अब हमें पता है कि किस किस के आर ग्रुप की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। मैम के की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है ना, और इसका जो पी के आर की वैल्यू है वो भी मुझे याद है, कितनी है मैम, 10.5 है। सी की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है और कितनी वैल्यू है मैम, देखो वैल्यूज लिखनी है, अब सिर्फ साथ में ही लिखने लग जाना, वैल्यूज लिखनी है। तो सी की मैम 8 होती है। हिस्टिडीन की वजह से भी आर ग्रुप पे चार्ज आता है, टाइरोसिन की वजह से भी आता है और ग्लूटामिक एस्पार्टिक एसिड की वजह से भी आता है। इसके अलावा मैम और कोई नहीं है यहाँ पर। मैम हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एवरेज लेकर के याद रखना है 2.1 और अमीनो ग्रुप का भी याद रखना है 9.5। बेटा जितने भी ट्राइप्रोटिक है उनकी पीकेआर की वैल्यू, अमीनो ग्रुप की pKa2 की वैल्यू, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की pKa की वैल्यू याद करके लिख लीजिए, है ना। लिख ली, पहला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। उसके बाद पॉजिटिव वालों को लिखना शुरू कीजिए। अमीनो ग्रुप एक हो गया, और कौन कौन है पॉजिटिव में, मैम HRK है, तो एक H प्रेजेंट है और एक K प्रेजेंट है, सिर्फ यही दो प्रेजेंट है, तो कितने हो गए, दो हो गए, और एक अमीनो ग्रुप, तो दो ये हो गए और एक अमीनो ग्रुप, तो पॉजिटिव का टोटल इंटीजर की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अमीनो ग्रुप एक H और एक K, कौन सा है बेटा, एक तो अपन के पास आ गया है अमीनो ग्रुप, एक आ गया है H और एक K आ गया है हम लोगों के पास, ठीक है। अब नेगेटिव वालों को गिन लो, नेगेटिव वाले कौन कौन है मैम, देखो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। अब D, E और C और Y में से कौन कौन है और कितने हैं मैम, C प्रेजेंट है, Y प्रेजेंट है, D प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, D प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है और Y प्रेजेंट है, तो ये हो गए टोटल 4, -4 का वैल्यू हो गया। हमेशा याद रखना है अपन कैटायन से, ये मैंने आपको पहले भी बताया, कैटायन से 0 पे जाएंगे और 0 से अपन एनायन के ऊपर जाएंगे, है ना। तो कैटायन कितना है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला मैम, पॉजिटिव +3 है, तो अपन +3 से एरो लगाएंगे +2 पे जाएंगे, +2 से एरो लगाएंगे +1 पे जाएंगे, फिर 0 पे जाएंगे, 0 से -1, -1 से -2, -3 एंड लास्ट में -4। जितना भी दे रखा हो उतना अपन बना लेंगे। कितनी ही सेकंड लगी इसको करने में मैम, एक भी सेकंड नहीं लगी। अब बेटा जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू इस पे लिखते जाओ, सबसे कम वैल्यू 2.1, उसके बाद 3.5, उससे बड़ी है मैम 6, उससे बड़ी है मैम 8, उससे बड़ी है 9.5, उससे बड़ी है मैम 10 और उससे बड़ी है मैम 10.5। अगर आपके एरोस के ऊपर वैल्यू फिल नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई आपने गलती की है, अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप ध्यान दें तो जो पीएच, मैं अब क्या बताना चाहती हूँ, देखो 2.1 से नीचे
2.1 से नीचे इस पेप्टाइड के ऊपर कितना चार्ज रहा होगा? 2.1 से नीचे इस पेप्टाइड के ऊपर चार्ज +3 रहा होगा। 2.1 होते ही इस पेप्टाइड के ऊपर चार्ज कितना हो गया है? +2 हो गया है। 3.5 होते ही इसके ऊपर +1 हो गया है। अब तुमसे पूछ रखा है pH 5। pH 5 3.5 और 6 के बीच में आती है। 3.5 एंड 6 की रेंज में आती है आप लोगों की, करेक्ट है। अब कितना चार्ज था इधर? बेटा इधर कितना चार्ज आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मैम +1 दिखाई दे रहा है। तो pH 5 के ऊपर कितना चार्ज होगा? +1 होगा। मैम pH 7 जो वैल्यू है वो 6 और 8 के बीच में आती है, तो कितना चार्ज आएगा? मैम 0 आ जाएगा। बेटा ये हमेशा मत मान के चलना कि 7 pH के ऊपर आपकी पेप्टाइड के ऊपर नेट चार्ज 0 होगा, ये जरूरी नहीं है, बदल सकता है ना, मान के मत चल लेना। अब 12, 10.5 के बाद 12 आएगा और 10.5 के बाद चार्ज कितना रह रहा है? -4 रह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -4 बेटा, -4 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, पहला प्रोसेस क्या करना है? अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे लगाएंगे। जितने भी आप लोगों के ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड है उनकी pKr वैल्यूज लिखेंगे, pK1 वैल्यू, pK2 वैल्यू लिखेंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आयोनाइज्ड ग्रुप्स के साथ, और उसके बाद पॉजिटिव वाले गिनेंगे अमीनो ग्रुप को जोड़ के, कार्बोक्सिल ग्रुप वाले नेगेटिव वाले गिनेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप को जोड़ के। पॉजिटिव की वैल्यू को इंक्रीजिंग से 0 पे लेके आओ, नेगेटिव की वैल्यू को 0 से बढ़ा करके लेके जाइए, है ना, इंटीजर वाइज। अब बेटा एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी और आप कमेंट सेक्शन के अंदर उनके आंसर्स मुझे बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसके आंसर भी मुझे बताने का कोशिश करेंगे बेटा। अब सपोज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया छोटा सा देती हूँ क्योंकि बच्चों को छोटे में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। सपोज GADEA, ठीक है, एक ये कर लेते हैं और एक और अपन कर लेते हैं WWKK, ठीक है, WWKK और H। अब ये दो तरीके के क्वेश्चंस है, दोनों को अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है मैम, देखो बहुत आसान है, अमीनो ग्रुप जोड़ दो, कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ दो, उसके बाद D है 3.5, E है 4.5, इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। अब हमें सीधा सीधा क्या लिखना है? इसके साथ भी लिख दो 2.1 और 9.5। बेटा सब स्टेप्स लिखते हुए चलना, आप एक भी भूल गए आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अब पॉजिटिव वाले में तो मैम सिर्फ एक ही है, अमीनो ग्रुप एक ही है, तो मैम यहाँ पर तो +1 ही है और तो कोई है ही नहीं। मैम नेगेटिव वाले में देखो, ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, डी भी है, ई भी है, तो 3 हो गए, तो -3 लिख दो। अब इसके ऊपर गोला डाला, आगे बढ़ गए। अब पॉजिटिव से 0 पे गए, 0 से नेगेटिव पे अपन लोग बढ़ेंगे, नेगेटिव पे अपन लोग बढ़ेंगे। तो अब सबसे छोटी वैल्यू है 2.1, उसके बाद क्या है 3.5, उसके बाद क्या है 4.5 और उसके बाद क्या है 9.5। तो अगर वही क्वेश्चन हो आप लोगों का कि pH 5 के ऊपर कितना चार्ज है, मैम 5 तो इनके बीच में आ रहा है, मैम 7 भी इन्हीं के बीच में आ रहा है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो -2 रहेगा। अगर मैं 12 देखूं तो 12 9.5 के बाद आ रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज रहेगा -3 बेटा। 2.1 से पहले पहले इसके ऊपर चार्ज रहेगा, यानी कि आपसे कोई पूछ ले कि pH 2 के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, तो +1 ही आप लोगों का रहेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी कैसे करना है? सबसे पहले हम लोगों को अमीनो ग्रुप जोड़ना है NH पॉजिटिव, कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ना है COO नेगेटिव। उसके बाद K और K मैम सेम है, ये तो इन दोनों का कितना है, पर दोनों बार लिखेंगे आप। हम लोगों को पता है मैम 10.5 हिस्टिडीन का 6, इधर 2.1 और इधर हो गया हमारे पास 9.5। अब मैम गिन लेते हैं पॉजिटिव वाले के अंदर। मैम आप खुद देखो 1 2 3 4 4 है हमारे पास HRK और अमीनो ग्रुप, ये पॉजिटिव वाले हैं। पर मैम आपने 4 क्यों लिखा? मैंने कहा था ना जितने नंबर हो, एक अमीनो ग्रुप है,
दो आप लोगों के पास लाइसीन है और एक हिस्टडीन है, तो कितने हो गए, 2 3 और 4 हो गए ना बेटा। तो इसको क्या लिखेंगे अब अपन, प्लस का 4 लिखेंगे, और नेगेटिव में मात्र एक कार्बोक्सिल ग्रुप है तो -1 का लिखेंगे। अब मैम हमें इसको सिंपल उसी तरीके से करना है ना जिस जैसे आपने बताया है। तो +4 से अपन किस पे जाएंगे, +3 पे जाएंगे, +3 से +2 पे, +2 से +1 पे, 0 पे और फिर -1 पे। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना चालू कर दो। मैम सबसे छोटा क्या है, 2.1 है, उसके बाद क्या है मैम 6 है, उसके बाद क्या है 9.5 है, मैम उसके बाद तो 10.5 है। एग्जैक्टली बेटा 10.5 के कितनी वैल्यू है, 2 है, तो 2 एरो पे काटा मार देना। इसने सीधा +1 से कितने पे चला जाएगा, ये -1 के ऊपर चला जाएगा। +1 से जैसे ही 10.5 पे आएगा, ये जो पेप्टाइड है दो, जितने बेटा अगर यहाँ पे 3 होता और एक और एरो होता तो जितनी वैल्यूज है, जितना नंबर जो भी रिपीटेशन पे होगा उसके बाद वालों पे काटा मार देना, उसके बाद वालों पे काटा मार देना। एक और से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अब यहाँ पे pH 5 के ऊपर कितना चार्ज रहेगा मैम, 5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो pH 5 के ऊपर चार्ज जैसे कि इधर रहेगा +3। अगर इधर आपसे पूछेंगे मैम हम pH 11 पे कितना है, 10.5 के बाद आपका 11 आता है, तो मैम यहाँ पे जो चार्ज है हम लोगों का 11 के ऊपर कितना रहेगा मैम, -1 रहेगा। 7 पे कितना रहेगा मैम, 7 इनके बीच में आता है, तो pH 7 पे +2 चार्ज रहेगा। एक और आपको एक और रिपीटेशन वाला मैं करा देती हूँ, एक और रिपीटेशन वाला बेटा अपन करा देते हैं आपको। हाँ जी, दो दो का रिपीटेशन का करा देते, ठीक है, ये है। अब इधर देखिए सबसे पहले वही है NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव, ये तो हो गया। अब इधर D का कितना है बेटा, 3.5, 3.5। बार बार लिखेंगे आप, जितने हैं आपको अपनी आदतें नहीं छोड़नी है, आपको अपनी आदतें नहीं छोड़नी है बेटा। जितने भी बार लिखा जा रहा है उतनी बार आप लिखेंगे, अदरवाइज गिनती में प्रॉब्लम हो गई, सारा खेल खत्म। तो अब पॉजिटिव में कौन कौन है मैम, पॉजिटिव के अंदर आप देखें, दो ये HH हो गया और एक अमीनो ग्रुप हो गया, तो 3 आ गए, तो प्लस की वैल्यू है हमारे पास 3। नेगेटिव में मैम देखें, 2D 2E एक कार्बोक्सिल, तो 2 + 2 4 प्लस कार्बोक्सिल 5, तो -5 हो गया। अब मैम सिंपल सी गिनती है, वही अपन को उधर उतना ही करना है, +3 से +2 पे गया, +2 से +1 पे गया, +1 से 0, 0 से -1 से -2 से -3 से -4 से -5 पे गया। अब उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखने लग जाओ, सबसे छोटी वैल्यू 2.1, उसके बाद मैम 3.5 दो जगह पे है, तो अपन इससे इसके ऊपर पहुंचे। अब जैसे ही 3.1 दो 3.5 दो बार है, तो दो एरो पे काटे, तो अब ये +2 से ये चार्ज सीधा 0 पे जाएगा, क्योंकि उसी सेम मूवमेंट पे, सेम एग्जैक्ट स्पॉट पे दो दो कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप जो है एस्पार्टिक एसिड के जो आर ग्रुप है, एक साथ डीप्रोटोनेट हो जाएंगे, तो एक साथ दो की वैल्यू का चेंज आएगा बेटा। तो जितना रिपीटेशन उतने पे काटा, और ये कितनी वैल्यू पे हो रहा है, 3.5 पे हो रहा है। अब क्योंकि 4.5 भी दो बार है, तो दो बार काटा, अब इधर ले जाइए इसको, और ये कितने पे हो रहा है, 4.5 पे हो रहा है। उसके बाद 6 है, और 6 भी कितनी बार है, दो बार है, तो दो बार काटा तो -4 पे आ जाएगा। तो मैम आप ये कहना चाहते हो कि इस पेप्टाइड पे कभी भी +1 चार्ज आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। इस पेप्टाइड पे कभी भी -1 चार्ज आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। -3 चार्ज आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद कितना हो गया है बेटा, 9.5 आप लोगों का हो गया है। कितना हो गया है बच्चों, आप लोगों का 9.5 हो गया है। तो मैम अब एक बार आप ये बात बताइए, सपोज आपसे कोई पूछ ले कि 4 pH 4 अगर है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, pH 4 3.5 और 4.5 के बीच में आ रही है, तो कितना चार्ज हो गया, 0 हो गया। आपसे कोई पूछ ले मैम pH 7 के ऊपर कितना है, 7 6 और 9.5 के बीच में आ रही है, कितना चार्ज है, -4 चार्ज है।
मैम आपसे कोई पूछ ले कि पीएच 2 के ऊपर, सॉरी 3 के ऊपर कितना चार्ज है, पीएच 3 जो है मैम 2.1 और 3.5 के बीच में आ रही है, तो इधर कितना चार्ज है मैम +2 है। तो लिटरली 1 मिनट का काम है, क्योंकि मैं समझा भी रही हूँ साथ में, इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज बेटा लिटरली सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का ही काम है, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। कभी भी आपको इतने ज्यादा रिपीटेशन और इतनी बड़ी बड़ी पेंटापेप्टाइड्स के ऊपर, सॉरी इतनी बड़ी बड़ी पेप्टाइड्स के ऊपर चार्ज कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता। जनरली आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा वो छोटी छोटी पेप्टाइड के ऊपर आते हैं। तो आप लोगों का मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ, होमवर्क एज इन कि आप लोग इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपकी वैल्यूज कितनी आ रही हैं। और अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट, है ना भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी किसी का भी भला करा दो यार। इतनी देर तक खुद देख लिया और तुम किसी और की हेल्प नहीं कर रहे हो, तो दैट वुड बी वेरी वेरी सैड। तो आप लोग अगर वीडियो के इतनी देर तक बने रहे हैं, तो आप लोगों को मैं जो होमवर्क दे रही हूँ, आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताइएगा मुझे। आप लोगों का अगर pH 5 है तब कितना है, pH 11 है तब कितना है, और pH 7 पे कितना, 7 पे और 11 पे, इन तीन के ऊपर आप मुझे चार्ज बताइएगा। मैं आप लोगों को एक पेप्टाइड दे देती हूँ। हम्म। अच्छा सॉरी मैं भूल गई थी। एलेनिन टाइरोसिन। फिफ्थ। आसान क्यों बनाओ सारे ही क्वेश्चन, है ना। हाँ जी, तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। अब किसी किसी को कंफ्यूजन हो रही होगी एएसएन क्या है, एएसपी क्या है, तो बेटा इसके लिए आप लोगों को और डिटेल में अगर जानना है तो आप बायोकेमिस्ट्री बेटा आप मेरे साथ सीख सकते हैं, बस उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग दिस वो। एंड अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगती है तो काइंडली कमेंट एंड काइंडली शेयर इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।